आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास सर को बोला था कि लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब ये आप लोग हमको कंफर्म कीजिए कि क्या लिमिट का इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ूँ? हाँ, अगर मान लीजिए हम x टेंस टू 2 कहते हैं या x टेंस टू 1 कहते हैं या x टेंस टू 0 कहते हैं या x टेंस टू -2 कहते हैं, इसका मतलब आप समझे कि अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ बोर्ड पे कि x टेंस टू 2, x टेंस टू 3, हो सकता है x टेंस टू 4, x टेंस टू 0, x टेंस टू -1, x टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब आप समझे कि ये क्या है? इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 2 के इक्वल, एग्जैक्ट 3 के इक्वल, एग्जैक्ट 4 के इक्वल, एग्जैक्ट 0 के इक्वल, एग्जैक्ट -1 के इक्वल या एग्जैक्ट इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है, नियर अबाउट है। क्या है? नियर अबाउट है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अब मान लो ग्राफ कॉपी पे तुम इसको 0 कहते हो ना, और इसको तुम 1 कहते हो। इसके मिड वाला जो पॉइंट है इसको तुम 0.5 कहते हो। और देखो 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 कहते हो ना। अब हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप लगा दिया। अब माइक्रोस्कोप जब मैंने लगाया प्यारे बच्चों, तो माइक्रोस्कोप लगने के बाद अब ये आपका 0.9 और 0.1 के बीच में फिर से 10 डिवीज़न आ गया। 0.9 और 1.0 के बीच में क्या आएगा? 0.91, 0.92, 0.95, 0.96, 0.97, 98, 0.99। फिर माइक्रोस्कोप लगा दिए, उससे ज़्यादा पावर वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा दिए। तो अब 0.99 और 1.0 के बीच में फिर 10 डिवीज़न। अब की मामला आएगा 0.999। ये देख के लगता है कि ये 1 से बहुत दूर नहीं है, ये लगता है कि जस्ट नियर अबाउट। तो अगर x इक्वल टू मेरा वैल्यू ये रहा, उससे पहले ये मान लो कि तुम्हारा x1 इक्वल टू, उससे पहले हम एक और डेटा लेते हैं जो हमारा x 0.997 या 0. मान लो कि जो 996 कुछ तुम वैल्यू निकाल रहे हो, कुछ भी किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हो या जो भी डेटा तुम्हारे पास आ रहा है, तो ये डेटा आने के बाद तुम ये कह सकते हो कि x का जो वैल्यू है वो 1 की ओर बढ़ रहा है, 1 की ओर बढ़ रहा है और ये 1 के नियर अबाउट। सिमिलर इसी तरह से अगर मान लो कि तुम्हारा x का वैल्यू 1.0001 है और तुम इसका, यहाँ पे भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मामला है प्यारे बच्चों। अब तुम मान लो साइज ऑफ, मान लो कि जो ऑर्बिट का अगर बात करोगे तब तो वहाँ पे उसको तुम अप्रोक्सीमेटली नहीं ले सकते हो, क्योंकि ऑर्बिट के साइज तो इसी टाइप के होते ही हैं, उसका रेडियस। तुम अगर 1 मीटर से अगर कंपैरिजन तुम इसको करो तो उस कंडीशन में तुम इसको कह सकते हो कि x टेंस टू 1, यार 1 के नियर अबाउट है, 0.001 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी अगर 1 मीटर से कंपैरिजन करेंगे तो यानी अप्रोक्सीमेट 1 मीटर के इक्वल है, समझे? तो लिमिट इसी को हम लोग बोलते हैं, लिमिट का हिंदी आपका सीमा इसको बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हम ले सकते हैं उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू उसके इक्वल है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब चलिए फिर से आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, और ध्यान दीजिएगा। आपको सर ये भी बताए होंगे कि अगर मैं लिमिट x टेंस टू अगर यहाँ 3 कर दूँ और मैं यहाँ x² -9 और यहाँ मैं x -3 कर दूँ, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालने के लिए लिमिट के लिए आपको LIM या आप LT सर बोले होंगे, ये सिंबल वगैरह बताए हैं ना। तो चलो, तो आपको बोले होंगे कि ये आप सिंबल यूज़ कीजिए या LIM का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने लिखा कि x टेंस टू 3 यानी x टेंस टू 3 यानी x का वैल्यू नियर अबाउट 3 का है। तब आपको वैल्यू निकालना है x² -9 डिवाइडेड बाय x -3 का। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सर आपको बोले होंगे कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे x का वैल्यू अगर 3 पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायर -9 फिर 3 -3, तो ये आपका हो जाएगा 9 -9 और 3 -3 यानी 0/0। ये आपका आ गया अनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी हम फाइंड नहीं कर सकते। ये फॉर्म लाना ही नहीं है, प्रयास करना है, अथक प्रयास करेंगे कि ये फॉर्म नहीं आए। फिर क्या करेंगे?
थोड़ा दिमाग खर्च करेंगे। फिर क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग खर्च करेंगे, बस थोड़ा सा ही खर्च करना है, बाकी सब आपके पास ही रहेगा। डरना नहीं है कि सर सारा दिमाग यहीं खर्च कर देंगे तो फिर आगे जीवन कैसे चलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस, बार बार हाथ मत लगाओ, ईचिंग होता होगा लेकिन मत लगाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर तो क्या, ए माइनस 3 इंटू ए है ना, और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, ये प्लस ना, तो ये कैंसिल आपका। अब लिमिट देखो x टेंस टू 3 क्या आ गया, x प्लस 3। अब x का वैल्यू नियर अबाउट तो 3 है ही ना, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 3 + 3 = आपका 6 आंसर आ गया। इसी तरह से आपको लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैथ्स वाले बच्चे तो पढ़ेंगे, बायो वाले को भी पढ़ाना है, बताना है। तो ये मैंने आपको, तो उस दिन आपको सर बहुत सारे लिमिट का मैंने कॉपी मंगा के देखा था, उन्होंने क्वेश्चंस करा दिया था। तो क्या आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लिमिट के प्रॉब्लम को लेके कॉन्फिडेंट हैं? तो बढ़े आगे हम। हाँ, अब चलो, खूब ज़्यादा हिम्मत करके नहीं बोलते हो, खूब ज़्यादा हिम्मत करके नहीं बोलते हो, आधे छीधे मन से बोलते हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ध्यान दो, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान देना है एकदम प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। आप लोग फंक्शन पढ़ रहे होंगे, अभी फंक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ है। अगर मान लीजिए y = अगर आपका है f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, तो y = अगर f ऑफ x है यानी y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ, अब कहने का मतलब y = हो सकता है x² + 1 हो। तो यहाँ पे y जो है वो x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है? अब सुनो, यहाँ पे y का वैल्यू है इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट, क्या है, डिपेंडेंट। x का वैल्यू है इंडिपेंडेंट। अब x का वैल्यू तुम लोगे -1, तब -1 का स्क्वायर +1, तो 1 + 1 तो y = 2। अगर मान लो x = तुम ले लोगे -2, तो -2 का स्क्वायर +1 तो 5। x का वैल्यू ले लोगे 0 तो 1। यानी जैसा वैल्यू आप x का लेंगे उसी के अकॉर्डिंग y का होगा। समझ रहे हो? जैसा वैल्यू आप x का लेंगे उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू होगी। तो चूंकि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है, इसीलिए y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, हेयर x इज़ इंडिपेंडेंट, y इज़ डिपेंडेंट। अब चलो यहीं पे बात करते हैं कि अगर मान लो x का वैल्यू हम लोग बहुत छोटा पुट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन में सुधार करते हैं। y = x², समझ में आ रहा है? y = x², सुन रहे हो रे? y = अगर x² है, x = हम लोग पुट कर रहे हैं 0.01, जो कि हम इसको स्मॉल वैल्यू के रूप में कंसीडर करते हैं। तो y = तो मेरा 0.001, अरे हाँ या ना? अगर यहाँ पे x का वैल्यू इतना पुट करोगे तो y का वैल्यू इतना ना। अब इसका कंपैरिजन अगर मान लो कि कोई बड़े वैल्यू 1 मीटर से करेंगे तो x का वैल्यू भी छोटा है और y का वैल्यू भी आपका छोटा आ गया। अरे x और y अगर कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो x का वैल्यू छोटा पुट के तो y का वैल्यू और छोटा आ गया, चूँकि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ से मामला आता है लिमिट, ध्यान देना है, Δx टेंस टू 0, यानी x का वैल्यू बहुत छोटा जो कि 0 के नियर अबाउट है, और Δy यानी y का वैल्यू भी आपका, y जो फंक्शन है आपका x का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब देखो तुम लोग थोड़ा थोड़ा सिलेबस में ना अब डेप्थ में आ रहे हो, तो इसीलिए एकदम अब कंसंट्रेशन बना के, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x देन Δx टेंस टू 0, del y by del x इक्वल टू dy by dx। और इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सर इंट्रोड्यूस किए थे, द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ गए? ये कैसे आया वैल्यू, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, अब y इज अ फंक्शन ऑफ x,
तो y अगर आपका फंक्शन, यहाँ पे ये बात जरूरी होना है, अगर y अगर आपका x का फंक्शन नहीं है तो फिर हम इसका वैल्यू ये निकाल नहीं सकते। अब इसके बाद देखो यहीं पे बात करते हैं कि लेट y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। y चूंकि x का फंक्शन है तो आपका क्या y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। तो अब जब मैं अब ये लिमिट की मामला खत्म, अब आ जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे अब निकालना हम लोग को dy बाई डी एक्स। तो जब d बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे आपका है x टू दी पावर n। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, जो इसके पावर में है पहले लिखो, फिर उसके बाद जो फंक्शन है उसको लिखो और पावर में 1 घटा दो। पावर में 1 सबको प्रूफ करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सब हम बताएंगे। तुम भी शुभम बोर्ड को देखो, तुम मेरे पुराने छात्र हो, तुम भी हमको भली भांति जानते हो और हम भी तुमको भली भांति जानते हैं। तुम में हमको भी रब दिखता है और तुमको भी मेरे में रब ही दिखता होगा, ऐसा मुझे आशा है। तो यहाँ बोर्ड पे ध्यान दे। 9-10 था तो नागिन डांस करके निकल गए, 11-12 है, यहाँ पे चक्का जाम हो जाएगा नहीं पढ़ोगे तो, है ना। इसीलिए जब बोर्ड पे, और हमको ये सबसे बड़ी, हमको ये नहीं समझ में आता कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं हम कितना अच्छा से पढ़ाते हैं, हमको पता है। जब हम वीडियो देखते हैं अपना, लगता है यार मैं इतना अच्छा से पढ़ाता हूँ, मुझे कोई पढ़ाने वाले इतने अच्छे नहीं मिले मुझे। हाँ, अरे हम लोग के क्लास में तो बोले कि सर जी, सर से मार खाते तो खुश नसीब समझते, बाउंसर से मार खाते थे। बढ़िया एकदम पाइप ले खड़ा रहता था 4 गो गेट पे, जो तन को बदमाशी किया 4 पैना उसके पीठ पे लग गया, वो काहे ऐसे स्ट्रेट ही हो जाता था, चाहे लड़का या लड़की। पटना के उस समय कई सारे शिक्षक ऐसे थे, सच्ची बताता हूँ, जिनके क्लास में गर्ल्स कैंडिडेट को वो पढ़ाते ही नहीं थे। एक बार सच्ची कहानी है, इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि सब वायरल वीडियो बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस सबसे हाईलाइट नहीं होना है। अभी वो पटना में अभी इंग्लिश पढ़ाते हैं, नाम तुरंत अभी देखो टंग पे नहीं आ रहा है। एक दिन क्लास में एक डीएसपी की बेटी उनसे इंग्लिश पढ़ने के लिए आई हुई थी, बच्चे सब बैठे हुए, वो कुछ ज़्यादा बदमाश थी, बदमाशी कर दी, खड़ा किए, पीट भी दिए, डांट भी दिए, बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दिए। डीएसपी अपना पावर था। पटना में अगर कोई शिक्षक का कोचिंग चल गया तो उसके आगे औकात मुख्यमंत्री का भी नहीं। अब सीधा समझो, एक बैच से 2 से 3 करोड़ कमाता है लोग, किसी को भी पैसा दे के मुँह बंद करा सकता है। डीएसपी अपना भर पूरा पैरवी लगा, मुख्यमंत्री तो खैर राज के मालिक है, ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अच्छे अच्छे का वहाँ पे चलता है। पूरे महेंद्रू तुम जाओ, जितना बिल्डिंग है किसी न किसी शिक्षक का ही है। एक अपने रोसड़ा के सर हैं अमरनाथ चौधरी, हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, हम लोग के समय में उनके बैच में 100 बच्चा ही मात्र होता था, अभी उनके पास 1200 बच्चा पिछले दिनों तक था। अभी नया में मुझे नहीं पता है क्या स्थिति है। बैजनाथपुर उनका घर है, रोसड़ा में, है ना। पटना में उनका खूब बढ़िया, महेंद्रू की जितना बढ़िया बिल्डिंग सब उन्हीं का। एक बार इनकम टैक्स उनके यहाँ छापा मारा, वो बोले जो देखो ज़्यादा हिसाब किताब मत करो, जो है वो लेके चले जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। 60 लाख रुपया वो एक बार में दे दिए इनकम टैक्स वाला, ले जाओ, तंग मत करो, पढ़ाने दो। और सप्ताह में मात्र 3 दिन पढ़ाना। अब समझ जाइए, एक बैच में अगर 1000 बच्चा है तो 1 करोड़ तो खाली 3 दिन में, और फिर दूसरा 3 दिन फिर उस टाइम में क्लास चलेगा। एक टीचर कम से कम 12 गो बैच पढ़ाता था, एक दिन में 3 गो बैच, अगला दिन फिर 3 गो बैच, तो 3-3 6, मॉर्निंग में 3 गो, इवनिंग में 3 गो, 12 गो हो गया ना टोटल। 12 करोड़ तो कहीं नहीं जा रहा है, एक पैसा टैक्स नहीं देना है। जमा करते तुम 10,000 रुपया, चलान मिलता था 100 का, यानी 100 का मतलब 10,000 होता है वहाँ। काय टैक्स देंगे, सब अपने में अपने रंगबाज सब टीचर। तो वो हो गया, डीएसपी साहब कर दिए केस। वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट बोला कि मैं आज के बाद लड़की को पढ़ाऊँगा ही नहीं सर, मुझे नहीं ज़रूरत है। और उसको बजाबते वो अपना वो ये क्या कहते हैं कि जो कोर्ट का आदेश था कि हमको दबाव नहीं कोई बनाए कि गर्ल्स को भी पढ़ाना, नहीं पढ़ाए लड़की। 25 साल के बाद फिर पुनः बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पे फिर वो गर्ल्स कैंडिडेट को क्लास में एंट्री कराए। बोले मैं डांट दिया और इसको तुम इतना बड़ा अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया, हम थोड़ा पढ़ेंगे नहीं करेंगे, जाओ। और पटना के बहुत फेमस फैकल्टी हैं, वो इंग्लिश के लिए बैंकिंग का तैयारी कराते हैं, है ना।
कोई खान करके हैं, सॉरी जमाल सर, जमाल इंग्लिश पढ़ाते हैं वो, जमाल सर बहुत फेमस टीचर है वो। ये सब ऐसे यूट्यूबर सब नहीं है, वो एकदम बहुत तगड़े नॉलेज वाले टीचर है। तो ये चीज़ है। तो क्लास में अटेंशन तो क्यों, तो उनका कहना बोला बात करवे करेगा बच्चा, अटेंशन नहीं देगा। अब हम आपको डांटे और हमको डेली कोटे ले जाइएगा तो हम इससे बढ़िया पढ़ेबे नहीं करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा तुम लोग खुश ना, तो वही हम देखते हैं कि हम लोग का लेक्चर इतना बढ़िया से नूनू बाबू करके समझाते हैं और तभी तुम लोगों पे सकारात्मक असर नहीं पड़ता है। तो हम जानते हैं क्यों नहीं सकारात्मक असर पड़ता है, कि सर यहाँ पे एंटीबायोटिक की ज़रूरी है, आप नॉर्मल दवा दे रहे हैं, हम कैसे सुनेंगे। एक दिन ढंग से एंटीबायोटिक दे दीजिए, 1 महीना हम लोग ठीक रहेंगे, फिर 1 महीना बाद फिर एंटीबायोटिक दे दीजिएगा। चलो, तो यहाँ पे अब ध्यान देना है कि आपको dy/dx = x⁴, अगर y = x⁴ है ना। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि y अगर आपका x² का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, dy/dx यानी =dx²/dx, तो पावर कितना है 2, फिर क्या लिखेंगे x और 2 - 1 तो 1, तो x का पावर 1 लिखने की क्या आवश्यकता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। रुको सर, अगर मान लीजिए कि इफ़ y इज़ नॉट फंक्शन ऑफ x, सुन रहे हो ना, तो मान लो कि नॉट फंक्शन ऑफ x, तो उस कंडीशन में dy/dx यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है y², तो यहाँ y का रहा है x का फंक्शन, उस समय हम y² को कांस्टेंट के जैसे ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई मन ही मन क्या 1 कर सकते हैं, तुम लोग को कोई दिक्कत। अगला स्टेप देखो, इसको तुम 1 को x⁴ भी लिख सकते हो। अरे हाँ है ना, कांस्टेंट हम y² को मान लिए तो कांस्टेंट आ गया बाहर। अब वेरिएबल कौन है हमारा, x है, वेरिएबल कौन है, हमेशा डिफरेंशिएशन वेरिएबल का ही होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीपल में है तो हम उसको बाहर कर लेते हैं, उसको कांस्टेंट की तरह ही बिहेव करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे dy/dx x⁴ कितना, अब इसका कर लो प्रोसेस, तो y² n का वैल्यू कितना 0, और फिर 0 - 1, तो समथिंग इंटू 0 = क्या 0, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। 2 का डिफरेंशिएशन, 4 का डिफरेंशिएशन, 5 का, -2 का, पाई का, जितने कांस्टेंट है उसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो कि y के रिस्पेक्ट में करो कि z के रिस्पेक्ट में करो, सबका वैल्यू क्या होगा 0। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम लोग हर हाल में dx ही लिखेंगे, यहाँ z भी लिखेंगे, देन y इज ए फंक्शन ऑफ z। यहाँ पे राम लिख देंगे, यहाँ लक्ष्मण लिख देंगे, तो लक्ष्मण इज ए फंक्शन ऑफ राम। समझ में आया। और डिफरेंशिएशन क्यों निकालते हैं सर, किसी मैक्सिमम वैल्यू से हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे आपको इंटीग्रेशन, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो पहले मैक्सिमम से मिनिमम, देन मिनिमम से, इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो, नहीं तो इसको मिटा के फिर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, तो हम लोग अब ध्यान रखना है आपको, ये मैंने बता दिया आपको, है ना। तो चलो देखो, तब यहाँ पे स्टेप बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग x⁴ अगर 5 कर दिए तो क्या हो जाएगा 5 x का पावर, अगर यहाँ पे x का पावर 10 ले लिए हम लोग, 10 x का पावर, समझ में आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना है सब लोगों को, और एकदम सीखते हम लोग चलेंगे। देखिए, अगर dy/dx और यहाँ पे कोई कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई आ गया, कोई कांस्टेंट, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग कांस्टेंट को बाहर करते हैं
और x टू दी पावर n का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो कि हम जानते हैं n x टू दी पावर n माइनस। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स, यहाँ पे प्यारे बच्चों हो सकता है आपको 4x² लिखा हुआ है, तो 4 को क्या करेंगे हम लोग बाहर कर लेंगे, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर आपका x² का आप जानते हो ना 2x, तो कितना हो जाएगा आंसर 8x। डी बाई डी एक्स, यहाँ पर मान लीजिए x³/2 अगर आपका है तो 1/2 आपका कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे x³ dx, और इसका हो जाएगा 1/2 3x² और फाइनली 3/2 x²। समझ गए? अब चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका भी मैंने तुरंत बताया कि जैसे डी बाई डी एक्स यहाँ पाई लिखेंगे 0, d/4 अगर आप यहाँ लिखे हो और dx तो आपका 0 क्यों हुआ, मैंने बताया ना कि इसका देखिए यहाँ पे इसके इक्वल टू कि d/dx हम यहाँ पे c x टू दी पावर 0 लिख देते हैं, हाँ या ना। देखो यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर है तो d/dx x टू दी पावर क्या है 0, तब c अब n तो यानी 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। समझ में आया? अब चलो फिर से आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो अब दो फंक्शन आपका ऐड है, इफ़ y इक्वल टू f(x) प्लस g(x), प्लस माइनस दोनों यूज करते हैं, f(x) प्लस माइनस g(x), यानी बोथ आर फंक्शन ऑफ x ही है। जैसे लिखते हैं ना x³ प्लस x², तो एक आपका थर्ड ऑर्डर का है, एक आपका सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन बोथ द वैल्यू डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x, दोनों तो x पे ही डिपेंड करता है ना। जैसे एक मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं x² प्लस 2x प्लस 1, तो x² प्लस 2x, तो x आपका सेकेंड ऑर्डर का है और 2x आपका फर्स्ट ऑर्डर का है, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं ना, तो दोनों तो x के ही वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो तब जब यहाँ पे आप dy/dx जब प्यारे बच्चों आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा d/dx f(x) प्लस माइनस d/dx g(x). फॉर एग्जाम्पल देखिए तो यहाँ पे d/dx आपको मैं बोल रहा हूँ कि x² माइनस x का डिफ्रेंशिएशन निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, एक स्टेप हम लोग dx² माइनस dx/dx, तो x² का तो 2x होता है, dx/dx आपका 1 हो जाएगा। सर कैसे? तो देखो यहाँ पे d/dx अगर सिर्फ x का निकालना चाहोगे तो x का पावर यहाँ कितना है 1 है, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0 इक्वल टू 1, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू भी 1 होता है। फिर चलो आगे ध्यान देना है। अब आपका यहाँ पे मान लो कि d/dx यहाँ पे तुमको निकालना है 4x² माइनस 2x प्लस 1 का वैल्यू। सुन रहे हो सब लोग? तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको ये करेंगे कि d/dx यहाँ पे 4x², फिर d/dx ध्यान देना है यहाँ पे आपका 2x और फिर आपका d1/dx। आ गया? चलो बढ़े आगे। तो देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 क्या है कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा ना, तो x²। अब चलो माइनस तो रहेगा, 2 क्या है कांस्टेंट, तो dx/dx, और यहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं तो 1 को बाहर कर नहीं सकते, कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है, तो कम्प्लीटली कांस्टेंट है ना, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं। अब चलो यहाँ पे 4x² का क्या होता है 2x होता है, माइनस dx/dx 1 8x माइनस 2। आ गया? कोई दिक्कत? अरे समझ में आया रे? नोट करो क्या हुआ, अच्छे से नोट करो। ये दोनों फैन को बंद कर दो ना, एसी भी चलाए हुए, तो फैन बंद कर दो। बताऊं? चलो अब देखो, अब जैसे देखिए यहाँ d/dz है, कन्फ्यूजन नहीं होना है इस चीज़ के लिए, d/dz। अब यहाँ पे तुम्हारा अब जो फंक्शन यहाँ लिखने जा रहे हो ना, y इज़ अ फंक्शन ऑफ z, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ z का मतलब रहेगा यहाँ पे z³ माइनस 2z,
x नहीं रहेगा। तो इसका तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी बाई डी जेड, फॉर्मूला वही है, सब जगह फॉर्मूला वही रहेगा 2z। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3z² माइनस 2z डी जेड बाई डी जेड इक्वल टू क्या, ये तो 1 होता है ना, तो चलो 3z² माइनस 2z ने माइनस 2। अब देखो यहाँ पे तो ये कोई भी रहे, हाँ अगर यहीं पे आपका dx रहता और जैसे मान लो मैंने तुमको बताया कि dz बाई dx रहता है और z इज अ नॉट फंक्शन ऑफ x, तब हम उसको क्या एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। समझ गया? तो चलो अब तुम लोग यहां से निकालो, फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू, चलो 3x² माइनस 2x प्लस 5, y इक्वल टू 6x² माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1, फिर आपका चल y इक्वल टू x रूट एक्स माइनस रूट एक्स, चलो चौथा आपका y इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स माइनस रूट एक्स। निकालो तो जल्दी, इसका वैल्यू जल्दी फाइंड करो फिर मैं बता दूं। यस, कहाँ पे, ये वाला, यहाँ 2 रूट एक्स करें सॉल्व। देखो सबसे पहला क्वेश्चन का आपको dy बाई डी एक्स जो निकाले होंगे आप लोग, आंसर आया होगा 6x माइनस 2। किन किन लोगों को नहीं आया? सब लोगों को आया है? yes, पक्का? yes, दूसरा क्वेश्चन का जो आपने dy बाई डी एक्स निकाला होगा वो आपका होगा 12x। अब यहाँ कैलकुलेशन करना होगा। चलो देखो, तो डी बाई डी एक्स वाई की जगह की क्या पुट करेंगे आप, 6x² माइनस 2x और रूट एक्स का मतलब x का पावर प्लस 1। अब देखो यहाँ डी बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखोगे 6x², फिर डी बाई डी एक्स 2x का पावर 1/2 और ये आपका d1 dx। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका तो आपका 2x हो जाएगा। चलिए -2। अब n का वैल्यू यहाँ कितना है 1/2, तो मल्टीप्लाई 1/2 और x का पावर 1/2 माइनस 1, ये तो वैल्यू आपका 0 ना, तो 12x ये माइनस x का पावर -1/2 है ना जी, यहाँ 12x ना, तो आपका 12x माइनस 1/√x, क्योंकि 1/x का पावर 1/2 करोगे और 1/2 इक्वल टू √x होता है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में डी बाई डी एक्स x√x माइनस √x है ना। तो चलो तो ध्यान देना है, यहाँ पे एक बार ध्यान दो सब लोग। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स, अब देखो यहाँ x का पावर 1 है, इसका x पावर 1/2, तो 1 + 1/2 x का पावर 3/2 और डी बाई डी एक्स और √x यानी x का पावर 1/2। अब कर लो 3/2x 3/2 माइनस 1, फिर माइनस 1/2x 1/2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 3/2 और x, अब देखो 2 एलसीएम लेंगे ना, तो 3 - 2 तो 1, तो 1/2 और ये आपका 1/2 और x का पावर -1/2, इसको लिखोगे 3/2 √x माइनस 1/2 √x। आया है? चलो अगला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, d बाई डी एक्स, एक्स का वैल्यू y का वैल्यू कितना 1/√x माइनस √x। देखो तो d बाई डी एक्स √x का पावर 1/2, न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो x का पावर -1/2 और यहाँ पे आपका d बाई डी एक्स x का पावर 1/2। देखो तो -1/2, चूंकि n का वैल्यू यहाँ पे कितना है -1/2 है ना, और x का पावर
n माइनस वन, तो -1/2 और -1, फिर उसके बाद -3/2। अब देखो यहाँ पे 1/2 और x का पावर 1/2 -1, अब फाइनल लिखते हैं 1/2 x का पावर -3/2, और इसको लिखेंगे 1/2 x का पावर -1/2, क्योंकि 2 एलसीएम ले लोगे तो 1 - 2 तो -1/2। देखो यहाँ पे अब आपका -1/2 x का पावर 3/2 डिनोमिनेटर में आके, यहाँ पे 1/2 ये आपका x का पावर 1/2। अब देखो माइनस, ध्यान देना है 1/2, क्या वैल्यू होगा x का पावर 3/2, x√x, क्योंकि x√x का ही ना यहाँ पे वैल्यू तुम 3/2 लिखे हो, तो ये 1 में आ गया, फिर लिखेंगे ये, और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2√x। प्यारे बच्चों में -1/2 कॉमन ले लूँ तो 1/x√x प्लस 1/, ये आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? किन जो लोग नहीं समझ पाए हमको बोलिए तो हम उसको तोड़ के बता दें। अब देखो ना यहाँ पे ध्यान दो, d/dx हम लोग सबसे पहले निकालते हैं x√x का। ये कन्फ्यूजन अगर हुआ भी होगा तो यही हुआ होगा, कुछ नहीं है रे, d/dx x का पावर 1, x का पावर 1/2, फॉर्मूला पढ़ाएं x का पावर m इंटू x का पावर n इक्वल टू x का पावर m प्लस n। तो यहाँ पे 1 है और 1/2 है, तो 1 + 1/2 कितना, 3/2। तो आपका यहाँ से आ जाएगा d/dx x का पावर 3/2। तो चलो 3/2 n का वैल्यू आ गया, अब x और फिर 3/2 - 1, क्योंकि फॉर्मूला दिए हुए हम आपको, x⁴n का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो n x⁴n - 1। तो आपका यहाँ से 3/2 और x का पावर आपका 2 एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 2/2, 1/2 आ गया। अब 1/2 को कौन नहीं दुनिया में जानता है कि ये √x का वैल्यू है, सब जानते हैं। पुट कर दो, बन गया, नोट करो। इसी में आपका यहाँ ध्यान दीजिए, इसी के पैरेलल हम आपको बना देते हैं एक और, ये भी हो सकता है d/dx 1/x√x का निकालिए, तो क्या जाता है d/dx 1/x का पावर 3/2, न्यूमिनेटर में जाएगा, माइनस लग जाएगा। अरे कोई दिक्कत रे, अरे नहीं बोल रहे हो? चलो यहाँ पे फिर d/dx, तो कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन करते हैं, तो n का वैल्यू कितना है, -3/2, x का पावर -3/2 -1, तो -3/2 x का पावर, देखो 2 एलसीएम लोगे ना, -3 - 2 -5/2 कुछ है, चलो -3/2 x का पावर 5/2। अरे नहीं बोला? अब इसको देखो -3/2, अब x का पावर 5/2, x का पावर 5/2, तो 2 + 1/2, तो क्या लिखोगे, x² आ गया। तो ये प्रोसीजर करने के लिए तो आपका तो ये तो मामला 7 का है, ये तो क्लास 7 का मामला, इसमें बाउंस कर रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड करो, पूरा लगेगा, 2 दूनी 4, तो x का पावर 2 बचा क्या, शेष 1 ना, तो 1/2 ना, तो 1/2 का मतलब √x। करो नोट। तो 2 आपका अलजेब्रिक इक्वेशन में एडिशन रहे या सब्सट्रैक्शन, मैंने कर दिया, इसको अच्छे से नोट कर लो। वेक्टर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 12th तक आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए एकदम अच्छे से बोलो। 2x होगा या 3x होगा लास्ट सेकंड स्टेप में, क्योंकि वहाँ 3/2 है। कहाँ पे रे, लास्ट सेकंड -1 कहाँ, ये उसके नीचे वाले हैं। हाँ, -1/2 ये नीचे आ गया, 3/2, 3/2 है, तो वहाँ पे फिर यहाँ पे 1/2 और ये आपका x पर 2 × 3/2 होगा ना, तो उसके बाद ना x से माइनस होगा, तो वहाँ नीचे में 2 होना चाहिए, 3 होगा। रे कहाँ रे, यहाँ तो ठीक तो है। हाँ, तो वो उसको सॉल्व किए ना हम, हाँ तो 2x⁴ 3/2 है। हाँ, तो ये नीचे में, उसके नीचे वाले स्टेप में 2 × 3/2 होगा, उसके बाद 2 × 3/2, तो 2 उसके बाद कहाँ से लाएगा 2 × 3/2, वो पावर को चेक किया हूँ। तो पावर यहाँ से फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्या, कि इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं?
यहाँ डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ये बोल पहले। तो सिंप्लीफिकेशन में फिर 3/2 कहाँ से आएगा? मौसी यहाँ गया हुआ था जो फिर से आ गया यहाँ। तो सिंप्लीफिकेशन x का पावर 3/2 को x√x लिखे हैं, ये 1/2। सिंप्लीफिकेशन में 3/2 कहाँ से आएगा? इसका मतलब ये कंफर्म है कि तुम घर पे पढ़ नहीं रहे हो इस क्वेश्चन। नहीं, गैस तभी बनेगा जब हर दिन भूखे रहेंगे। ऐसे गैस नहीं बनता है खाली पेट में, मतलब खाए पिए में गैस नहीं बनता है। भूखे रहिएगा, शाम का अचानक जाइएगा चाइनीज़ खा लीजिएगा, ढकार होगा। तो ये ढकार जो आपको हुआ है ये कंफर्म कर रहा है कि आजकल आप गड़बड़ा रहे हैं। इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन डिफ्रेंसिएशन तो यहीं पे करना था जो एक बार कर दिए। तब यहाँ बुखार नापने के लिए ना थर्मामीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, नब्जे पकड़ के बता देंगे कितना डिग्री है। ठीक है, इसलिए पढ़ो घर पे मन लगा के सब लोग। चलो यहाँ ध्यान दो अब सब लोग। अब सब्सट्रैक्शन और एडिशन तो पढ़ लिए। अब दो फंक्शन हो सकता है कि मल्टीप्लाई में रहे। तो x² इंटू एक्स करेंगे तो डायरेक्ट x³ लिख देगा। तो फंक्शन आपके पास कौन कौन से हैं? अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। ये 4 फंक्शन का आपको पढ़ना है कम से कम। अलजेब्रिक तो पढ़ रही हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। चलो अब देखो, सबसे पहले यहाँ अब डिफ्रेंसिएशन का मैं एक टेबल लिखता हूँ पहले। अगर एंगल आपका x है और एंगल भी आपका वेरिएबल है, अब dy/dx निकाल रहे हैं हम लोग। व्हेन y इक्वल टू साइन x, और x यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसका होगा cos x, फिर dy cos x का कीजिएगा तो इसका वैल्यू होगा dy/dx tan x का कीजिएगा तो ये होगा आपको sec² x। फिर से सुनो, dy/dx sec x का कीजिएगा तो ये होगा sec x इंटू tan x। फिर dy/dx आप cot x का कीजिएगा तो माइनस cosec² x, और dy/dx cosec x का कीजिएगा तो माइनस cosec x इंटू cot x। चलो फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन dy/dx e⁻x का e⁻x ही होता है, और dy/dx आप log x का कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 1/x, ये रिजल्ट। ठीक है, तो अब चलो ये तो फॉर्मूला है, ये रिजल्ट है, सबको प्रूफ करना है। तो आज हम पहले तुमको पढ़ा देते हैं, कल प्रूफ करेंगे तो वो चलेगा। ठीक है, अब मान लो तुमको यहाँ पे दे दिया कि आपको y इक्वल टू दे दिया x² tan x का आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो मेरा अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अभी मल्टीप्लाई में मल्टीपुल है, दोनों मिला प्रोडक्ट है, मल्टीपुल है। अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है। तो देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे dy/dx, दो फंक्शन दोनों अलग अलग, यहाँ x² रहता तो फाइनल x4 हो जाता। दो अलग अलग फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई में रहेंगे तब उसमें यूज करना है u इंटू वी। u रिप्रेजेंट करेगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा अलजेब्रा, कोई एक को, और भी दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा। ऑर्डर फॉलो करेंगे तो इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। यहाँ पे e⁻x भी हो सकता है, तब u इक्वल टू e⁻x, v इक्वल टू tan x। यहाँ पे मान लीजिए हो सकता है आपका tan x इंटू log x है, तो tan x को u मानेंगे, log x को v मानेंगे। सुन रहे हो? अब देखो इसका जो रिजल्ट होता है, यहाँ पे बोलता है कि पहले आप u को कांस्टेंट रखिए,
और v का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, फिर v को कांस्टेंट रखिए और u का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। ये फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, अब निकालते हैं हम लोग d एक्स स्क्वायर 10x बाई डी एक्स। ये निकालने हम लोग जा रहे हैं अब की बार। इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे, तो क्या बोला, इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। कॉपी में लिखोगे तो फिर एक्स स्क्वायर बटा u मत समझना, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, इसको u मान लिए, इसको भी मान लिए। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 10x अब प्लस 10x डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर 10x का डिफ्रेंशिएशन अभी तुरंत हम लोग लिखे हैं, सेक स्क्वायर एक्स नहीं लिखे हो, और 10x तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे इसका क्या होता है, अरेंज में लिख दें एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x 10x। बहुत इच्छा किया तो x कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा x सेक x प्लस 2 10x। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? नोट करो। हाँ 2 10x की बोले छी रे, तो एक्स कॉमन ले ली तो एक्स तो चल गए बाहर, खाली 2 न बचते रे। 10 वाला एक्स कॉमन ले ले भी, ये के कहल को तोरा 10 वाला एक्स कैसे कॉमन ले लेंगे जी? 10 थीटा रहेगा तो थीटा को कॉमन ले लेंगे। 10 थीटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, थीटा का वैल्यू 10 में निकालते हैं जी। साइन थीटा का मतलब ये मत पूछना कि साइन गुना थीटा। इसका मतलब 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है ढंग से। तब साइन एक्स यानी एक्स का वैल्यू साइन के टर्म में, 10x एक्स का वैल्यू 10 के टर्म में, साइन 45 का वैल्यू 10 के टर्म में, साइन 45 तो साइन के टर्म में 45 का वैल्यू, तब ना अलग अलग होता है। मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा? अब यहीं पे बात करते हैं बच्चा, ध्यान देना है सब लोग कि अब आपको क्वेश्चंस निकालना है, आंसर निकालना है। डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो अब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में है। तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को यू मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल को भी मान लेंगे। तो इसको आप u ले लीजिए, इसको आप भी ले लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, e टू दी पावर x को पहले कांस्टेंट रखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर प्लस साइन x को कांस्टेंट रखेंगे और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x, साइन x का क्या होता है cos x, फिर यहाँ पे साइन x, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे तो cos x प्लस। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अब फिर से देखो अगला क्वेश्चन। d बाई डी एक्स, अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे log x बेस में है, log x आपका यहाँ पे आ गया 10x cos x, तो लॉगरिथमिक को यहाँ पे हम लोग u मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल को भी मान लेंगे। तो क्या कहना है यहाँ पे कि पहले आप log को कॉमन लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, cos x का। फिर अगली बार cos x का आप लेंगे, d बाई डी एक्स आप करेंगे log x का। तो देखो तो यहाँ पे log x cos x का होता है माइनस साइन x, और यहाँ पे फिर से आपका cos x इंटू 1 बाई एक्स। अरेंज करके लिखते हैं माइनस साइन x इंटू log x प्लस cos x बाई x। अब इस x से इस x को काट दोगे, इसका मतलब नोट करो।
पुराना वाला फॉर्मूला तो तुम लोग का 9-10 वाला था ना, अब ये तो नया वाला आ गया ना। तो अब एकदम समझ जाओ कि ट्रिगोनोमेट्री का उतना सारा अभी इसमें बहुत बचा हुआ है, अभी 2 दिन और चलेगा। और सब फॉर्मूला अपडेट रहना चाहिए सबको। अब देखो तो d/dx e⁻x log x, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों आपका क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो एक को u दूसरे को v, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग u d/dx log x और फिर प्लस आपका log x d/dx e⁻x, है ना। अब देखो तो e⁻x log x का क्या, और प्लस फिर से log x e⁻x, e⁻x को मान ले लोगे तो 1 + x log x आ गया। चलो नोट करो। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला टर्म। नेक्स्ट फॉर्मूला। अब जरूरी तो नहीं है कि मल्टीप्लाई में ही हमेशा रहे, डिवाइड में भी तो हो सकता है ना, हाँ या ना। तो देखो तो अब यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान देना है, d/dx, मान लो कि 2 फंक्शन आपका u/v के फॉर्म में है, तो चलो अब इसका ध्यान देना है। पहले v को कांस्टेंट रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस u को कांस्टेंट रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइडेड बाय v², डिवाइडेड बाय। अब देखो एग्जाम्पल, d/dx मान लो कि e⁻x बाय x, ये e⁻ में है ना, तो e⁻x बाय x का हमको वैल्यू निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग e⁻x को u मान लेंगे और x को क्या मान लेंगे हम लोग, v। e⁻x बाय x, तो एक को मान लिए u, दूसरा को मान लिए v। अब देखो तो कुछ नहीं करना है, x d/e⁻x, फिर e⁻x d/dx और डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, हो गया ना। तो चलो देखो अब यहाँ x e⁻x का क्या होता है, e⁻x, यहाँ पे e⁻x dx/dx नहीं बोला, x², e⁻x को मान ले लें तो x - 1/, आ गया आंसर। कुछ है इसमें? तो कल आपको हम u/v बता दिए। अब चलो, अब कल हम लोग का चलेगा मिसलेनियस डिफरेंशिएशन, और हो सकता है तो कल ही इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। ठीक, चलो थैंक यू।